नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कंपनी और शेयर के बारे में पूरी जानकारी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज आगे की नॉलेज देखेंगे। चलिए देखते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको जानकारी देने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कंपनी जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज निजी कंपनी। पहली जो एक कंपनी होती है वो निजी कंपनी होती है, एक पहला प्रकार। और दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से ये कतई मतलब नहीं है कि ये पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट इसको ऑन करती है या गवर्नमेंट इसकी ऑनर है। गवर्नमेंट कंपनी का अलग ही है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। हर कंपनी का अलग अलग बेसिस पे आप प्रकार निकाल सकते हो, अलग अलग बेसिस पे उनको जो है अंतर कर सकते हो। लेकिन अभी हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि निजी कंपनी क्या होती है और सार्वजनिक कंपनी क्या होती है। तो सार्वजनिक कंपनी में जो सबसे पहली बात आती है वो है कि अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या नहीं है। यानी कि सार्वजनिक कंपनी के अंदर अधिकतम संख्या सदस्य कितने भी हो सकते हैं, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, और चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे कितने भी। निजी कंपनी के केस में ये संख्या 200 होती है, यानी कि 200 तक ये लिमिट है। 200 से ज़्यादा अगर आपको सदस्य रखने हैं अपनी कंपनी में तो आपको फिर सार्वजनिक कंपनी बनानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो है, न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी मिनिमम 7 सदस्य आपको रिक्वायर होते हैं। जबकि जो निजी कंपनी है वहाँ पे 2 सदस्यों से ही काम चल जाता है। और आजकल तो 1 सदस्य वाली कंपनी भी, जिसे शॉर्ट में ओपीसी बोला जाता है, 1% कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर है। और वो भी नया कॉन्सेप्ट जो है सामने आया है 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर। यानी 2 सदस्य संख्या आपको मिनिमम चाहिए होती है और 1% कंपनी अगर है आपकी तो 1 ही सदस्य चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको सार्वजनिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 सदस्य आपको रिक्वायर होंगे। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि सदस्यों के पास अपनी कैपिटल के लिए कुछ शेयर्स होते हैं। वो शेयर्स निजी कंपनी में कभी भी मेंबर्स एक दूसरे को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या नए मेंबर्स इजीली ऐसे जोड़े नहीं जाते। उनके लिए एक बाकायदा पूरी कंप्लीट प्रोसेस रहती है और उस प्रोसेस से गुजर के वो शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं और उन शेयर्स को जो है नए मेंबर्स को जोड़ा जाता है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों पर शेयर हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो बहुत ही इजीली शेयर्स का आपस में लेन देन कर पाते हैं। आगे देखते हैं, एक और जो इसका मेन डिफरेंस है वो है कि आम जनता से धन लेने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी कंडीशंस के आप धन ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, लेकिन इतना प्रतिबंध नहीं होता है कि निजी कंपनी के ऊपर तो पूरा प्रतिबंध है। यानी अगर आप निजी कंपनी हो तो आप जनता से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपको पैसे चाहिए तो या तो आप अपने सदस्यों से लो जो आपने नाम लिखाए हैं, या फिर आप जाओ और बैंकों से लोन लो, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी के पास एक ऑप्शन और रहता है कि वो आम जनता से भी धन ले सके, आम जनता से भी पैसा ले सके और उस पैसे पे वो ब्याज वगैरह दे सकते हैं। जब वो ऐसा पैसा लेती है तो उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद था वो था सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर देखना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, जो अभी हमारे काम आने वाला है, वो है कि सदस्यों पर शेयर हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी सार्वजनिक कंपनी का जो सदस्य है वो अपने किसी और सदस्य को या किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रतिबंध के। अब आगे देखते हैं कि कई बार क्या होता है। अब आप मानिए कि आप एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्य हैं, तो आपके लिए उस शेयर को ट्रांसफर करना वैसे तो बहुत इजी है। यानी कि उसने बोला है, मतलब कंपनी में जो सार्वजनिक कंपनी है उसके लिए तो बोला गया है कि आप कभी भी शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो जब भी आपकी इच्छा हो, चाहे फिर वो उसका सदस्य हो या सदस्य ना हो, ठीक है। लेकिन अब आप करोगे कैसे, या किसी और सदस्य को ढूंढोगे कैसे कि जो इसे परचेज करना चाहता है? क्या आप एक गली गली जाओगे और बोलोगे कि मुझे फलाना कंपनी का ये शेयर बेचना है जो कि इतने रुपए का है और क्या आप खरीदने के इच्छुक हो?
कैसे करोगे आप? मतलब इसके लिए कुछ एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप जाओ और जो खरीदने वाले इच्छुक है वो यहाँ आए, जो बेचने वाले इच्छुक है वो यहाँ आए और दोनों आपस में सौदा कर ले। ठीक है, तो ये जो जगह है, इसी जगह का नाम दिया गया है शेयर मार्केट। ठीक है, वापस से हम अगर इसे रिपीट करें तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे खरीदने वाले आते हैं, बेचने वाले आते हैं और आपस में सौदा करते हैं। ठीक है, क्या आपको ये कुछ मिला जुला लगता है? सेम ऐसे ही तो होता है। अगर आप कपड़ा बाजार देखो तो वहां क्या होता है, जो बेचने वाले हैं वो वहां बैठे रहते हैं, जो खरीदने इच्छुक होते हैं वो वहां आते हैं, उनसे खरीद के हैं और चले जाते हैं। वैसे ही आगे और भी मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट हुआ, तो वहां पर भी क्या होता है कि सब्जी बेचने वाले वहां बैठे रहते हैं, यहाँ पर खरीदने वाले आते हैं, जो उनको पसंद आता है, जिस दाम में उन्हें पसंद आता है वो वहां से खरीदते हैं और चले जाते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जो बेचने वाले हैं वो यहाँ आएंगे, बैठेंगे और अपना एक दाम बताएंगे। खरीदने वाले अगर इच्छुक यहाँ आएंगे, अगर इच्छुक होंगे, अगर उनकी इच्छा होगी वो यहाँ से खरीदेंगे और चले जाएंगे। और अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो शेयर बाजार एक संस्था है जहां शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है, ये हमने भी देख लिया। इन्हें स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है और स्टॉक एक्सचेंज का नाम आते ही आपके दिमाग में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं, तो आपके दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के नाम आपने सुने होंगे, NSE और BSE। इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही जगह है, फेमस है, ऐसा नहीं है कि और एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बट वो इतने फेमस नहीं है जितने ये दोनों हैं। तो यहाँ पर भी जो शेयर्स है, जो कि कंपनी के शेयर्स है, वहां पे इनका ट्रेडिंग होती है, वहां इनका खरीदा और बेचा जाता है। अब आगे अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपने जो देखा, एक कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करती है, यानी कि शेयर्स देती है अपने सदस्यों को या किसी भी इंसान को, और ये होते हैं शेयर्स बेचती है, और यहाँ पे होते हैं उसके सदस्य जिसे हम बोलते हैं मेंबर्स। अब अगर उन्हें इन सदस्यों को शेयर्स बेचने या खरीदने हैं तो वो जहाँ पे जाते हैं वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, कंपनी का काम होता है एक बार शेयर को इशू कर देना। कंपनी बार बार उन शेयर्स को, अपने ही शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकती है, वो केवल एक बार जब कैपिटल उनको इशू करवानी होती है तब उन शेयर्स को इशू करती है ना, और सदस्यों को दे देती है, सदस्य उसको। अब यहाँ बात होगी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा हो रही है, पेपर वर्क कम हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या आपको नहीं लगता कि शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक जाने चाहिए और शेयर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाना चाहिए, यानी जहाँ पे आपको कोई कागज रखने की जरूरत ना पड़े। अब सोचिए आपने 1-1 रुपए के किसी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, ठीक है, और 1 लाख रुपए उसको दिए। आज के ज़माने में आपके पास 1 लाख शेयर्स है, एक एक जो कागज है वो ऐसे पड़े हुए हैं आपके पास 1 लाख करके, तो आप सोचिए उनको संभाल के रखना कितना मुश्किल होगा। और अगर एक को भी कागज खा गया, एक को भी अगर कोई चूहा कुतर गया तो आपका तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, है ना। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना भी इसे कंपल्सरी कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए आपको कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर चाहिए होगा। अब आप सोचेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक लॉकर कैसे? जैसे बैंक के जो पैसे हैं वो रखे जाते हैं बैंक के पास, ठीक है, जो पैसे हैं अपने वो बैंक के पास रखे जाते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली देखोगे किसी ऐप में, ठीक है, बैंक का जो ऐप आता है तो वहां पे आपको पैसे दिखते हैं, और आप उन पैसों को जब चाहो किसी दुकानदार को दे सकते हो, या किसी भी जो दुकानदार है, अगर आप दुकानदार हो तो किसी भी व्यक्ति से उन पैसों को ले सकते हो, किसी और पैसे से, किसी और पर्सन से। तो सेम ऐसे ही इन जो शेयर्स है उनको भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, और इन्हें रखने का जो संस्था काम करती है उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं उन्हें हम? डिपॉजिटरी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इनका नाम रुका भी, इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरी है, ज़्यादा इन्होंने रखी नहीं है, और दोनों ही पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, ठीक है। तो 2 डिपॉजिटरी जो है उनका नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया
लिमिटेड CDSL। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेयर्स है ये इनका काम केवल डिजिटल लॉकर उपलब्ध कराना है उनके लिए, ठीक है। तो ये केवल क्या काम करते हैं, एक डिजिटल लॉकर है जहाँ पे आप आइए, शेयर्स रखिए और हमें एनुअल जो चार्जेज है वो आप दे दीजिए, ठीक है। यानी कि ये एक तिजोरी प्रोवाइड करते हैं जहाँ आप अपने शेयर्स को सुरक्षित रख सके और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप अपने ID पासवर्ड लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या। हाँ, अब अगर आप शेयर जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान चुके हैं और इसके अलावा आप जान चुके हैं डिपॉजिटरीज के बारे में, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।